आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक विडो अपने हस्बैंड के गुजर जाने के बाद का जो उन्हें फाइनेंशियल बेनिफिट मिला है उसको निवेश करके एक रेगुलर इनकम जनरेट कर सकता है। मैं धीरज हेगड़े इन्वेस्टमेंट एकेडमी से आपका स्वागत करता हूं हमारे आज के व्हाइट बोर्ड सोल्यूशन वीडियो नंबर 3 में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो आज का केस स्टडी है मिस पूजा आनंद का। पूजा जिनकी उम्र 33 साल की है। कुछ वक्त पहले उन्होंने अपने हस्बैंड को गंवाया एक रोड एक्सीडेंट में और उसके बाद उन्हें फाइनेंशियल बेनिफिट मिला है वर्थ 2.5 करोड़। सो पूजा को इस रकम को इस तरीके से इन्वेस्ट करना है कि आज से 25 साल बाद वो पेंशन जनरेट कर सके और वो रहेगा इन द ट्यून ऑफ 1 लाख रुपीज़ करेंट एक्सपेंस। मतलब अगर आज 1 लाख रुपए की उसकी वैल्यू है तो फ्यूचर में वो वैल्यू जो होगी वो उन्हें हर महीने ड्रॉ करना है फ्रॉम हर एज 58 टिल एज 83। सो अभी हम पता लगाएंगे कि जो ये रकम वो निवेश करेंगे उसकी वैल्यू आज से 25 साल बाद कितनी होगी, कंसिडरिंग उन्हें रिस्क ज़्यादा नहीं लेना है। हर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी इज़ मॉडरेट, राइट। एंड कुछ और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। पूजा पर कोई भी फाइनेंशियल डिपेंडेंट नहीं है, उनके परिवार में और कोई नहीं है। कोई भी फाइनेंशियल लाइबिलिटी भी नहीं है, मतलब कोई होम लोन, कोई ऑटो लोन, कोई पर्सनल लोन, कुछ भी नहीं है। तो दैट इज़ डेट फ्री। एंड पूजा का कोई प्लान नहीं है आगे चलकर वापस से मैरिज का, राइट। आज वो एक एमएनसी में काम कर रहे हैं जहाँ पर वो 15 लाख रुपए सालाना सैलरी अर्न कर रहे हैं। उनका अगर हम देखें तो अभी प्राइमरी कंसर्न है कि वो हर महीने की एक पेंशन जनरेट करे आज से 25 साल बाद, जिससे उनका रिटायरमेंट सिक्योर हो जाए। ऑलराइट, सो अभी हम देखेंगे कि कैसे हम फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो यहाँ पर जब हम एक्सपेंसेस की फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज देखिए बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, तो इट इज़ नॉट ईजी कि हम फ्यूचर वैल्यू डिटरमाइन करें। बट अभी क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट आपने पोस्ट रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही प्लान करने के लिए कहा है, सो हम यहाँ पर एक एजम्पशन कंसिडर कर सकते हैं एट 6% पर एनम इन्फ्लेशन। सो मतलब अगर आज का 1 लाख रुपए का खर्चा है, सो आज से 25 साल बाद वो बन जाता है करीब करीब कुछ 4.3 lakhs पर मंथ। सो दैट्स इन 2046, द वेरी फर्स्ट मंथ ऑफ 2046। 25 साल बाद वो होएगा 4.3 lakhs। सो ये हुआ एक पार्ट। अब दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे कि जो 2.5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है, राइट। अब क्योंकि आपको मॉडरेट रिस्क में इन्वेस्टमेंट करना है, सो इस वजह से एज्यूमिंग कि अगर आपके इन्वेस्टमेंट में 6% का पोस्ट टैक्स रिटर्न्स आता है तो वो 2.5 करोड़ रुपए करीब करीब कुछ बन जाएगा 11 करोड़। सो आज से 25 साल बाद एट 6% पर एनम के अगर 2.5 करोड़ की पोर्टफोलियो वैल्यू बन जाती है कुछ 11 करोड़ की। सो मतलब अभी हमें 11 करोड़ से हर महीने 4,30,000 लेना है, वो भी 25 सालों के लिए। एंड बाय द एंड ऑफ द टेन्योर, मतलब एज 83 तक यहाँ पे कोई बैलेंस नहीं रहेगा, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ। उस तरीके से ये सारी प्लानिंग की गई है। तो चलिए अभी हम जानेंगे कि एग्जैक्टली कैसे वर्कआउट होगा। ऑलराइट, सो अभी हमें ये तो पता चल गया कि हमें 4,30,000 रुपये हर महीने लेना है स्टार्टिंग फ्रॉम 2046 टिल 2071, राइट। और उसके लिए हमारे पास 11 करोड़ रुपए तक का फंड बन जाता है, जो आज हम 2.5 करोड़ रुपए निवेश करके बनाएंगे, करेक्ट। अब पोस्ट रिटायर्ड लाइफ में हम यहाँ पर कुछ एजम्पशंस कंसिडर करेंगे कि अगर एट दैट स्टेज, दैट इज फ्रॉम 2046, अगर इन्फ्लेशन 3.10% है, लेट्स अज्यूम, और रिटर्न्स जो इन्वेस्टमेंट्स हमने वो 11 करोड़ अभी जहाँ पर हम इन्वेस्ट करेंगे मान के चलते वहाँ पे 4.5% की इंटरेस्ट आ रही है, YTM है, तो रियल रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा? बिकॉज यहाँ पर इन्फ्लेशन के फैक्टर को बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं, जो कि एक्चुअली आपके डायरेक्ट रिटर्न्स पे उसका इम्पैक्ट रहता है। बिकॉज इन्फ्लेशन उस वक्त में भी रहने वाला है, पोस्ट रिटायर्ड लाइफ में भी इन्फ्लेशन के फैक्टर को हमें हमारे प्लानिंग में कंसिडर करके चलना चाहिए। सो अगर हम कंसिडर करते तो रियल रेट ऑफ रिटर्न बन जाता है 1.36% पर एनम। ओके, सो इसके बेसिस में अगर हम देखें 11 करोड़ रुपए से हम 4,30,000 रुपये 25 सालों के लिए कंफर्टेबली ले सकते हैं, वो भी इन अ ग्रोइंग वे। बिकॉज जैसे कि मैंने आपको कहा इन्फ्लेशन का फैक्टर यहाँ पर हमें कंसिडर करना है। सो जो भी आप इनकम यहाँ पे ड्रॉ करोगे दैट वुड बी ग्रोइंग, राइट। एंड बाय द एंड ऑफ द टेन्योर, दैट इज बाय द एज ऑफ 83,
पूजा जी के फंड बैलेंस में 0 रकम रहेगा, कुछ भी नहीं रहने वाला बैलेंस, राइट। तो इस तरीके से पोस्ट रिटायर्ड की प्लानिंग हमने यहाँ पे की है। तो चलिए अभी हम जानेंगे कि कहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स करके हम हमारे पोर्टफोलियो को 2.5 करोड़ से 11 करोड़ तक पहुँचा सकते हैं। सो मैं अभी क्विकली बताना चाहता हूँ कि 2.5 करोड़ रुपए को कैसे निवेश किया जाए कंसिडरिंग मॉडरेट रिस्क टेकिंग एपेटाइट। सो इस केस में 25:50:25 का रेशियो यहाँ पर मैंने मेंटेन करने के लिए बोला है, जहाँ पर 25% which is 62.5 lakhs of 2.5 crores will go into debt funds, right? 50% will go into hybrid funds जहाँ पे 1.25 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी, and the rest 25% will go in corporate FDs। तो इस तरीके से हमें ब्रेकअप मेंटेन करना पड़ेगा टू इंश्योर दैट वी मेक 6% पर एनम रिटर्न्स। सो अभी हम क्विकली देखेंगे कि कौन से फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए एज पर द कैटेगरी रिकमेंडेड। सो डेट में जो 25% रिकमेंड किया है वो जाएगा ये 4 फंडों में, आईसीआईसीआई कॉर्पोरेट बॉन्ड, निप्पॉन फ्लोटिंग रेट फंड, एचडीएफसी मीडियम टर्म डेट फंड एंड आईडीएफसी बॉन्ड फंड शॉर्ट टर्म प्लान। सो इन सारे फंडों में इक्वल अमाउंट का कॉन्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है। एंड इन हाइब्रिड कैटेगरी यहाँ पे 4 फंड मैंने रिकमेंड किया, आईसीआईसीआई अप्रूव एसेट एलोकेटर फंड ऑफ फंड, कोटक बैलेंस एडवांटेज फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ बैलेंस एडवांटेज फंड एंड डीएसपी डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड। सो ये मात्रा में यहाँ पर भी आप इक्वल प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो कुछ लोगों का शायद ऐसा भी मानना होगा कि क्यों ना हम पूरा का पूरा पैसा इक्विटी में डालें, जहाँ पर 25 साल का टेन्योर है, होल्डिंग पीरियड है, तो क्यों ना ज़्यादा रिस्क लिया जाए। तो यहाँ पर मैं याद दिला दूँ कि पूजा की जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है वो मॉडरेट है, और मॉडरेट रिस्क टेकिंग कैपेसिटी में जहाँ पर हम 6% पर एनम रिटर्न की एस्टिमेशन रख रहे हैं, जहाँ पर 11 करोड़ रुपए बनेगा और 11 करोड़ से हम 4,30,000 रुपये लेंगे। सो ये सबसे आइडियल पोर्टफोलियो साबित हो सकता है। अब यहाँ पर आप देखो, जो मैंने एसेट एलोकेशन और बैलेंस एडवांटेज फंड से कमेंट किया ना, ये सबसे आइडियल प्रोडक्ट्स हैं जिनकी भी रिस्क कम से कम लेने की क्षमता है, उन्हें ऐसे कैटेगरी के फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, एसेट एलोकेशन, बैलेंस एडवांटेज फंड्स। बिकॉज अगर आप देखो, एक प्योर इक्विटी फंड के मुकाबले इसकी डाउनसाइड रिस्क को वो प्रोटेक्ट करता है, और एक प्योर डेट फंड से ये ज़्यादा रिटर्न देता है। तो जो भी इन्वेस्टर जिसकी मॉडरेट रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है और एक लंबे समय के लिए वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सो दिस कैटेगरी प्रूव्स टू बी द बेस्ट। और ये सोल्यूशन से देखिए, पूजा को सिर्फ मंथली इनकम आगे चलकर ही जनरेट नहीं होगा, साथ ही साथ उनका डाउनसाइड रिस्क भी प्रोटेक्ट होगा थ्रू दीज फंड्स। और क्योंकि 25 साल के लिए निवेश किया जा रहा है, सिर्फ हम डेट में भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पर इक्विटी की सख्त ज़रूरत है, कैलकुलेटेड रिस्क लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाके आगे चलकर हम इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। एंड दैट्स वाई मैंने ये कैटेगरी के फंड्स यहाँ पर पूजा को रिकमेंड किए हैं। और रही बात कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की, उसके लिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप हाईली रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में ही इन्वेस्ट करें, जहाँ पर मैंने 25% के एलोकेशन रिकमेंड किए। सो यू कैन इन्वेस्ट इनटू दोज, बट ओनली कंसिडर इन्वेस्टमेंट्स into companies which have high ratings। So with that note, बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपका कोई सवाल है इस इन्वेस्टमेंट प्लान को लेकर तो आप नीचे मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। इसके लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अगले वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे। दिस इज धीरज फ्रॉम एग्री इन्वेस्टमेंट एकेडमी साइनिंग आउट। थैंक यू सो मच।